Hello student, today we are going to start chapter number 2 microorganism friend and foe. You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called the microorganism or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see the tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? बच्चों, आपने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को अपने चारों तरफ देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, जब बरसात का सीज़न होता है तो आपने देखा होगा कि जो भी मॉइस्ट ब्रेड है या रोटी है वो सड़ जाती है, वो ख़राब हो जाती है और उसके सरफेस के ऊपर ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं. अगर हम उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेंगे. क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? Now, microorganism activity 2.1. हमने क्या करना है कि थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल जो है वो लेनी है और उसको बीकर में डाल देना है और उसमें कुछ पानी ऐड कर देना है. जब सॉइल पार्टिकल्स बीकर में सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो हमने कुछ एक ड्रॉप जो है वहाँ से लेनी है और स्लाइड पे रखकर माइक्रोस्कोप के अंडर उसे देखना है. तो हमें क्या दिखता है? एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. या फिर पॉन्ड के वाटर की कुछ एक बूंदें लेनी है और उसको हमने ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर देना है और उसे भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. तो हमें क्या दिखेगा? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है हिलते हुए दिखे? These observations show that water and the soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of the microbes. अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो पानी है और जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. These microorganisms or the microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम उनको अनएडेड आइज से नहीं देख पाते हैं या नेक्ड आई से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस डेट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास. लेकिन कुछ एक जैसे कि फंगस है, अगर वो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है तो हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन जो बाकी हैं हम उनको माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं. डेट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. यही कारण है कि हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं. Now, microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. Microorganism को हम 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. ये ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. कुछ एक जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको फिगर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में दिखाया गया है. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. जो भी वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म.
लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और वो जो होस्ट है वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। Some of the viruses are shown in figure 2.5 like the cold, influenza, flu and the most cough are caused by the viruses. अब कुछ एक जो वायरसेस की जो स्ट्रक्चर्स हैं 2.5 फिगर में आप देखोगे, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या फिर कफ है, ये जो डिजीजेज हैं ये वायरस के थ्रू ही होती हैं। सीरियस डिजीजेज लाइक द पोलियो एंड द चिकन पॉक्स आर आल्सो caused by the viruses। और पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये वायरसेस कॉज करते हैं। डिजीज लाइक द डायसेंट्री एंड द मलेरिया आर caused by the protozoa or protozoans, whereas the typhoid, tuberculosis, TB and the bacterial diseases। Now डायसेंट्री या मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ डिजीजेज हैं, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेज है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड क्लास 7th। आपने इनमें से कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और क्लास 7th में पढ़ा होगा। दिस इज द फिगर 2.1। Here is the structure of the bacteria, spiral bacteria and rod-shaped bacteria. Figure 2.2 show the algae, Chlamydomonas and Spirogyra, and figure 2.3 shows the protozoa, amoeba and paramecium. Here is the figure 2.4, bread mold, penicillium and aspergillus. These are the some example of the fungi. This is the figure 2.5. Here is the structure of the viruses. Where do microorganisms live? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक द बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड द प्रोटोजोआ, और द मल्टीसेलुलर सच एज द एल्गी एंड द फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to the marshy land. They are also found inside the body of the animals including human. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like the amoeba can live alone while the fungi and the bacteria may live in colonies. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ एक एल्गी और प्रोटोजोआ। कुछ एक जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई। वो हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो या मार्सी लैंड्स हो। ये यहाँ तक कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, वो अकेले ही रहता है, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी में रहते हैं। Microorganism and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful. Microorganism और हम। Microorganism जो है बहुत ही important role प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। Some other are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. और कुछ एक हार्मफुल होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। Friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of the curd, bread and cake. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड और केक को बनाना हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल बनाने के लिए कई सालों से किया जा रहा है। They are also used in the cleaning up of the environment. For example, the organic wastage, vegetable peels, remains of the animals, feces, etc. are broken down into the harmless and the usable substances by the bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of the medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. Microorganism होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं जैसे वेजिटेबल पील या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या फीसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सबको
यूजफुल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन कर देते हैं। जो सब्सटेंसेस वहाँ से निकलते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी एग्रीकल्चर में इनका यूज़ होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। Making of the curd and bread. You have learned in the class 7th the milk is turned into curd by bacteria. Making of curd and bread. आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of the cheese, pickles and many other food items. जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क को कर्ड बनाने के लिए ज़रूरी होता है और ये दूध में मल्टीपल करता है और दूध को कर्ड में बदल देता है। कुछ एक बैक्टीरिया जो है वो चीज़, पिकल और कुछ एक और फूड आइटम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, इडली एंड द भटूरा इज कर्ड। आपको पता है कि जो कर्ड है वो रावा, इडली और भटूरा के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कैन यू गेस वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? एक्टिविटी 2.3 टेक half kg flour, atta or the maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? Now, activity 2.3 आपने आधा किलो आटा या मैदा लेना है और उसमें कुछ एक शुगर और गर्म पानी ऐड करना है। उसके बाद ईस्ट पाउडर को आपने उसमें डालकर उसे गूंथ लेना है। 2 घंटे के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या आटा जो है वो फूल गया है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। जो ईस्ट होता है वो बहुत ही रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं वो डो में फिल हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यही कारण है कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स बनाने के लिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं। Commercial use of the microorganism. Microorganisms are used for the large-scale production of the alcohol, wine, acetic acid. Yeast is used for commercial production of the alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in the grain like the barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, वाइन के लिए और एसिडिक एसिड के लिए। जो ईस्ट होता है वो कमर्शियली तौर पे हम यूज़ करते हैं अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए। बार्ले, वीट, राइस और क्रस्ट फ्रूट जूसेस की नेचुरल शुगर है उस पर हम ईस्ट को ग्रो होने देते हैं। टेक ए 500 ml beaker filled with 3/4 with the water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of the sugar in it. Half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for the 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? This is the smell of the alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of the conversion of the sugar into alcohol is known as the fermentation. Now इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो ईस्ट है वो शुगर को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में और वो जो स्मेल हमें आती है वो अल्कोहल की स्मेल होती है। ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ द sugar into alcohol by the mean of the yeast that is known as the fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Medicine use of the microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or the injection such as the penicillin. The source of these medicine is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called the antibiotic. These days, a number of
एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। इन मेडिसिन का जो सोर्सेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो मेडिसिन होती है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती हैं या उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देती है। इन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। नाउ इट इज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम बैक्टीरिया से और फंजाई से। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ द एंटीबायोटिक। कुछ एक जो एंटीबायोटिक है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of the disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spore of a little green mold in one of his culture plate. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की कल्चरिंग कर रहे थे। अचानक से उन्होंने देखा कि एक जो कल्चर प्लेट है उस पर ग्रीन मोल्ड के कुछ एक स्पोर प्रेजेंट हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मोल्ड थी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही थी, यहाँ तक कि कुछ एक बैक्टीरिया को उसने मार भी दिया था। तो यहाँ से पेनिसिलिन जो है वो प्रिपेयर्ड हुई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, these are the some commonly known antibiotic which are made from the fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. कुछ एक एग्जाम्पल जो है एंटीबायोटिक के वो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। नाउ एंटीबायोटिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है कि वेराइटी ऑफ डिजीजेस को हम क्योर कर सकें। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ द लिवस्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीजेज। एंटीबायोटिक को हम लिवस्टॉक या पोल्ट्री के फीड में भी डालते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन जो है वो एनिमल्स को ना हो सके, और यहाँ तक कि प्लांट डिजीज़ के लिए भी हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं ताकि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आल्सो यू मस्ट complete the course prescribed by the doctor. If you take the antibiotics when not needed or in the wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibodies, however, are not effective against the cold, flu as they are caused by the viruses. नाउ ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करने के लिए कहता है तो हमें वो कंप्लीट करना चाहिए। अगर हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तभी हमें उनको लेना चाहिए, लेकिन रॉन्ग डोज जो है उसकी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक की रॉन्ग डोज लेंगे तो वो फ्यूचर में शायद लेस इफ़ेक्टिव हो जाए जब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। नाउ एक्सेस में या अननेसेसरी हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए कि बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये किल कर देती है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कोल्ड और फ्लू पर इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो कॉज्ड होती है बाय द मीन ऑफ द viruses. Now vaccine. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces the antibodies to fight the invader. The bodies also remember how to fight the microbes if it enter again. जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है ताकि वो उस इन्वेडर के साथ लड़ सके। हमारी बॉडी ये भी याद रखती है कि दोबारा अगर वो माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी में आता है तो हमने उसके खिलाफ कैसे लड़ना है। सो इफ द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग द सूटेबल एंटीबॉडीज। तो क्या होता है कि अगर हम हेल्दी बॉडी में कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं
तो हमारी जो बॉडी होती है उसके खिलाफ लड़ती है और ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है जो उस माइक्रोब्स को मार देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी ही शरीर में रहती है और हमें ये उस डिजीज से। दिस इज द हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीजेज including the cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जो वैक्सीनेशंस की वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव been given the injection to protect yourself against the several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शन जो है कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए लगे हैं। अगर आप उसकी लिस्ट बना सके तो बनाएं और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। It is essential to protect all the children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on the TV and the newspaper regarding the protection of the children against polio under the Pulse Polio program. Polio drop given to the children are actually a vaccine. ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो भी हमारे करीब के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। आपने टीवी और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में आपने जरूर सुना होगा जिसमें बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना। पोलियो ड्रॉप्स जो होती हैं वो भी एक्चुअली में एक वैक्सीन ही होती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड to its eradication from the most part of the world. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from the several diseases. Worldwide campaign के द्वारा जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी उसको पूरे दुनिया से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया गया है। आजकल बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जो लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमंस एनिमल्स को बहुत तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called the biological nitrogen fixer. कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की जो इनरिचमेंट होती है वो इंक्रीज होती है और उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। ऐसे माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। फिगर 2.7 द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करवाती है। Cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school garden making the manual along with their friends. They collect wastage of the plants, vegetables and the fruits from the nearby houses and the garden. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to the manure. Bujo and the Paheli wanted to know how this had happened. बूझो और पहेली ने स्कूल गार्डनर को मैनुअल बनाते हुए देखा। उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लांट के वेस्ट, वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्टेज को नियर बाय हाउसेस से और गार्डन से इकट्ठा किया एंड दे पुट दैम इन ए पिट मींट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। और उन्होंने फिर उसे वेस्ट डिस्पोजल पिट में डाल दिया। कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज हो गए, यानी उनमें कन्वर्ट हो चुके थे। बूझो और पहेली जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 pot and fill each pot half with the soil, mark them A and B, put plant waste in a pot A and the things like the polythene bag, empty glass bottles and the broken plastic toy in pot B. Put the pot aside, observe them after 3 to 4 weeks. Do you find any difference in the content of the two pot? If so, what is the difference? You will find that the plant waste in a pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. क्या आपको इन दोनों पोट्स के बीच में डिफरेंस पता चला?
वो डिफरेंस क्या था? जो भी प्लांट वेस्ट थे वो पोर्ट ए में डिकम्पोज हो चुके थे। ये कैसे हुआ? माइक्रोब्स के एक्शन की वजह से जो प्लांट वेस्ट था वो पोर्ट ए में मैन्यूल में कन्वर्ट हो गया था। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। और वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो प्लांट उनको दोबारा से यूज कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट द पोर्ट बी, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड द ब्रोकन टॉय parts did not undergo any such changes. The microbes could not act on them and convert them into manure. अब जो पोर्ट बी है उसमें पॉलीथीन बैग थे, एम्प्टी ग्लासेस थी, बोटल्स थी और ब्रोकन टॉयज थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन सब चीज़ों पर एक्ट नहीं करते हैं और ना ही उनसे मैनुअल बनाते हैं। You often see the large amount of the dead organic matter in the form of the decaying plant, something dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of the plant and the animals, converting them into simple substances. These substances are again used by the other plant and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and the smelly substances and thereby clean up the environment. आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट या फिर डेड एनिमल्स जो है वो ग्राउंड पे रहता है। कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा वो जो भी डिकेइंग बॉडीज थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो प्लांट्स के हैं या एनिमल्स के हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये जो सब्सटेंसेस डिकम्पोज होकर मिलते हैं वो फिर से कोई और प्लांट या एनिमल उनका यूज़ करता है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज वी नो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Microorganism जो हैं वो हमारे लिए कई तरह से हार्मफुल भी हो सकते हैं। कुछ एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं। Such disease causing microorganisms are called the pathogen. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activity. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। ये हमारे फूड को, हमारे क्लोथ्स को और लेदर को ख़राब कर देते हैं। आइए अब हम इनके हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एयर के थ्रू, पानी के थ्रू या फूड के थ्रू जो है एंटर कर जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और द कैरिड थ्रू एन एनिमल। और यहाँ तक कि अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आते हैं तो भी ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं और साथ में या फिर ये एनिमल्स के द्वारा भी कैरिड अप होते हैं। Microbial diseases that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or the physical contact are called the communicable diseases. ऐसी microbial diseases जो पर्सन से पर्सन में एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उन डिजीज़ को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल ऑफ द सच डिजीज़ इंक्लूडिंग द कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड द ट्यूबरक्लोसिस। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड sneeze, fine droplets of the moisture carrying thousands of the viruses are spread in the air. The viruses may enter the body of a healthy person while breathing. अगर किसी पर्सन को कोल्ड हुआ है तो वो जब स्नीज करता है तो बहुत सारे जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स हैं हवा में आ जाते हैं और
एक ड्रॉपलेट में 1000 ऑफ वायरस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन है ब्रीथ करता है तो ये वायरस उस एयर के थ्रू जो है उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं. Then how do we prevent the spread of the communicable disease? We should keep a handkerchief on the nose and the mouth while sneezing. It is better to keep a distance from the infected person. There are some insect and animal which act as the carrier of the disease causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get the sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of the food. Another example of the carrier is the female Anopheles mosquito, which carries the parasite of the malaria. Female Aedes mosquito act as a carrier of the dengue virus. How can we control the spread of malaria or the dengue? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब के कैरियर के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई भी एक कैरियर है. वो गार्बेज और एनिमल एक्सट्रैक्ट के ऊपर बैठती हैं और वहाँ से पैथोजन जो है उसके बॉडी के साथ स्टिक अप हो जाते हैं, और यही फ्लाई जब अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वहाँ से वो पैथोजन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो कोई भी कंटेमिनेटेड फूड को खाता है वो बीमार हो जाता है. तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए, हमेशा कवर्ड फूड को ही खाना चाहिए. फीमेल एनाफेज मॉस्किटो भी एक कैरियर का ही एग्जाम्पल है जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी अप करती है. फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस. जो फीमेल एंडीज मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस को कैरी अप करती है. नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और द डेंगू? हम व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? क्या आपको पता है कि आपके टीचर जो हैं आपको हमेशा कहते हैं कि अपने नियर बाय कहीं पे भी पानी को कलेक्ट ना होने दें? बिकॉज जो स्टैंडिंग वाटर होता है वो ब्रीडिंग पॉइंट होता है मॉस्किटो के लिए. All the mosquito breed in water, hence one should not let the water collect anywhere in cooler, tire, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and the dry, we can prevent the mosquito from breeding. Try to make a list of the measures which keep to avoid the spread of the malaria. क्योंकि जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो पानी पर ही ब्रीड करते हैं, तो जहाँ पे भी पानी है जैसे कि कूलर, टायर या फिर फ्लावर पॉट है, वहाँ पे पानी को हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. अगर हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं और ड्राई रखते हैं तो मॉस्किटो की जो भी ब्रीडिंग है हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस इज द टेबल 2.1. सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बींग्स में जो भी कॉमन डिजीजेज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड अप होती हैं उसका ये एक टेबल दिया गया है. सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड द फ्यू जनरल मेथड ऑफ द प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1. Now disease causing microorganism in animals. Several microorganisms not only cause diseases in human and the plant but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and the cattle disease caused by a bacteria. Foot and the mouth the disease of the cattle is caused by a virus. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में ही डिजीज़ कोज नहीं करते हैं बल्कि एनिमल्स में भी करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है एंथ्रेक्स का, जो एक खतरनाक डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग के लिए और कैटल्स के लिए. ये एक बैक्टीरिया से कॉज्ड अप होती है. वायरस की वजह से फुट और माउथ डिजीज़ जो है कैटल में कॉज्ड होती है. नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कोज करते हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं. Several microorganisms cause the disease in plant like the wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल और कुछ एक अदर जो प्लांट्स हैं उसमें डिजीज़ कोज करते हैं. डिजीजेज रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप. ये जो डिजीजेज होती है वो क्रॉप की जो ईल्ड है उसको रिड्यूस कर देती है. सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज.
Some common plant diseases caused by the microorganism. These diseases can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. इन diseases को हम कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल को यूज़ कर सकते हैं जो इन माइक्रोब्स को मार देते हैं. Now food poisoning. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that the condition could be due to the food poisoning. Pahili wonder how food can become a poison. Food poisoning could be due to the consumption of the food spoiled by the some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. जो food poisoning होती है वो होती है by the consumption of the spoiled food. जो खराब हुआ food अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से food poisoning हो जाती है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो food को स्पॉइल कर देते हैं. कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं. जो भी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहाँ पे रिलीज होते हैं वो फूड को पॉइजनस बना देते हैं जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो हमें चाहिए कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखें ताकि वो ख़राब ना हो. Now food preservation. In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store the food grain. How do we preserve cooked food at home? You know that the bread left unused under the moist condition is attacked by the fungus. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि हम किस तरह से ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जो कुक्ड फूड हमारे घर में बना होता है हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. यू नो डैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस. आपको पता है अगर जो ब्रेड है वो मॉइस्ट कंडीशन में बाहर रह जाती है तो उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है. फंगस जो है उस पर ग्रो हो जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. जो स्पॉइल फूड होता है उसमें से गंदी स्मेल आती है और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बुरा हो जाता है और यहाँ तक कि उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं. इस स्पॉइलिंग ऑफ द फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या स्पॉइलिंग जो है फूड की वो एक केमिकल रिएक्शन है. पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. वो confused है कि ऐसा क्यों होता है. Let us study the common method of the preserving food in our home. We have to save it from the attack of microorganism. आइए कुछ एक common method के बारे में हम पढ़ते हैं जो हमारे फूड को घर पे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाता है. Now first is the chemical method. Salt and the edible soil are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. Therefore, they are called the preservative. We add salt or the acid preservative to pickle to prevent the attack of the microbe. Sodium benzoate and the sodium metabisulfite are the common preservative. These are also used in the jam and the squares to check their spoilage. नमक होता है और जो एडिबल ऑयल होते हैं वो कॉमन केमिकल होते हैं जो चेक रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के ऊपर, इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है. पिकल को माइक्रोब के अटैक से बचाने के लिए हम उसमें सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं. सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं. प्रिवेंशन बाय द common salt. Common salt has been used to preserve the meat and the fish for ages. Meat and the fish are covered with the dry salt to check the growth of the bacteria. Salting is also used to preserve the amla, raw mangoes, termites, etc. Prevention by the sugar. Jam, jellies and the squares are preserved by the sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of the bacteria which spoil the food. जैम और जेलीज या स्क्वैश जो है हम उसको प्रिजर्व करने के लिए शुगर का यूज़ करते हैं. शुगर जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट को
कम कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, जो फूड होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। प्रिवेंशन बाय द ऑयल एंड द विनेगर। यूज ऑफ द ऑयल एंड द विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ द पिकल बिकॉज द बैक्टीरिया कैन नॉट बी leave such an environment. Vegetables, fruit, fish and the meat are often preserved by this method. पिकल में हम ऑयल और विनेगर डालते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो अप नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में लिव नहीं कर सकता है। कुछ एक वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट को भी हम इसी मेथड से प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और द यूज्ड। आपने देखा होगा कि आपके मम्मा जो हैं दूध को स्टोर करने से पहले उसे बॉईल करती हैं। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरह हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। जो लो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। Why does the milk that comes in the packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is the pasteurization? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to the about 70 degree for the 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by the Louis Pasteur. It is called the pasteurization. Pasteurized milk को 70 डिग्री पर 15 to 30 सेकंड के लिए हीट किया जाता है और उसको एकदम से ठंडा करके स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब की ग्रोथ होती है वहाँ पे रुक जाती है। इस प्रोसेस को लुईस पास्चर ने दिया था, सो इट इज कॉल्ड एज द पैस्चराइजेशन। स्टोरिंग एंड द पैकिंग। दीज डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन द वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। आजकल सिर्फ ड्राई फ्रूट ही नहीं बल्कि वेजिटेबल्स को भी एयर टाइट पैकेट्स में सोल्ड किया जाता है, ताकि जो भी माइक्रोब्स का अटैक है उसे हम प्रिवेंट कर सके। Now next one is the 2.6 nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and class 7th. It is involved in the fixation of the nitrogen in the leguminous plants pulse. Recall that the rhizobium live in the root nodules of the leguminous plant, such a bean and the peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of the lightning, but you know that the amount of the nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है और ये लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बीन्स और पीस हो गए। राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट रहता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग की वजह से भी फिक्सअप होती है। आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 2.9 रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट विद द रूट नोड्यूल्स। ये जो फिगर है वो है रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, जिसमें कि रूट नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और वो नाइट्रोजन को फिक्स अप करने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। जो नाइट्रोजन होता है वो एक एसेंशियल पार्ट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plant and animals. जो भी atmospheric nitrogen होती है उसको directly जो है plant और animals नहीं ले पाते हैं। Certain bacteria and the blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of the plant protein and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds.
कुछ एक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स कर देती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब नाइट्रोजन एक बार इन यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये यूटिलाइज्ड होती है बाय द मीन ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट सिस्टम से इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को लेते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट प्रोटीन में या दूसरे अदर कंपाउंड्स में। जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं वो भी इस नाइट्रोजन से अपने लिए प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बनाते हैं। When the plant and animal die, bacteria and the fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into the nitrogenous compound to be used by the plant again. Certain other bacteria convert some part of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remains more or less कांस्टेंट। जब ये प्लांट और एनिमल्स जो है मर जाते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस है इनको डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजनस जो भी वेस्टेज होते हैं उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट फिर से नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ एक पार्ट जो होता है नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देता है सिंपल नाइट्रोजन में और वो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो डैट जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिगर 2.10 नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग की वजह से फिक्स किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स अप करते हैं। नाउ जो भी बैक्टीरिया होता है वो फिक्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सोइल, जो भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के वो सोइल में मिक्स हो जाते हैं। नाउ ये जो कंपाउंड्स होते हैं प्लांट अपटेक करते हैं बाय द मीन ऑफ देयर रूट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स को खाते हैं और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें आ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस्ड फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो नाइट्रोजनस बेस्ड जो है वो फिर से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं फिर से वापस सोइल में। नाउ कुछ एक जो बैक्टीरिया है वो टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को इनटू सिंपल गैसेस फॉर्म में एंड इट कम बैक्स अगेन इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस इज द सर्कल ऑफ द नाइट्रोजन। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर।